धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जिन नेताओं ने संबोधित किया उनकी बड़ी बातें अब आपको जल्दी से बता देते हैं। और भी चेहरे थे जिन्होंने संबोधित किया है। अगर उनकी हम बात कर लें तो सबसे पहले सदन में कैसे जय श्री राम की गूंज यहां पर सुनाई दी है और कौन से और चेहरे थे जिन्होंने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपनी बात रखी, ये हमने आपको बताया। लेकिन सदन में दो फाड़ उस वक्त हुई थी जब धन्यवाद प्रस्ताव के पहले एक तरह से वोटिंग कराई गई थी, या ये कहें कि मन टटोलने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की हम तस्वीर आपके सामने अब साफ करने जा रहे हैं। सदन में सपा के 111 और आरएलडी के 8 एमएलएज थे। नंबर्स आपको बताएंगे कैसे 97 विधायकों ने योगी सरकार का समर्थन किया था, उस वक्त 7 नजर आए थे। और आरएलडी के विधायकों का भी समर्थन उस दौरान सरकार को मिला था। लेकिन सपा के ऐसे 14 विधायक थे जिन्होंने विरोध किया था। और अब बीजेपी ये कह रही कि उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए कि आखिर वो 14 विधायक कौन थे, क्योंकि सभी लोग राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद खुश थे और विरोधियों ने भी साथ आने का फैसला लिया। लेकिन 14 ऐसे चेहरे थे जिन्होंने उस दौरान यूपी विधानसभा के अंदर विरोध करने का फैसला किया। लेकिन अब बीजेपी ये जानना चाहती है कि आखिर वो 14 विधायक कौन थे, इसके पीछे क्या रणनीति। सवाल कई बार बीजेपी की तरफ से कहे गए कि बताया जाए कि आखिर वो 14 चेहरे कौन थे जो विरोध कर रहे थे। स्ट्रैटेजी क्या है वो हम समझा देते हैं। चलिए आपको जल्दी से इसके पीछे, क्योंकि रणनीति है इसके पीछे भी। बीजेपी की रणनीति यह है कि वो 14 विधायक कौन थे ये बताया जाए। वोटर्स को दरअसल पता चले कि उनके प्रतिनिधि 14 विधायकों में हैं या नहीं। उन्हें पता तो चले कि जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है उनमें से कौन ऐसा है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से नाराज है। राम के नाम पर सपा में फूट भी उजागर करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि एक तरह से दो फाड़ हो गई, दो तरह के मत सामने आए भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और यूं ही कहा जाता है कि मुस्लिम नहीं साथ देते हैं, लेकिन 2/3 मुस्लिम विधायक मंदिर के पक्ष में दिख रहे हैं, क्योंकि उन 14 में सभी तो मुस्लिम हो नहीं सकते। तो ये सीधी सी बात है कि 2/3 पक्ष में दिख रहे हैं। झूठे ही इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है, नेता कम से कम ऐसा कहते हैं, तो वो भी साबित हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की पोल खोलना मकसद हो सकता है, ये रणनीति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, इसी पर चल रही है ऐसा लग रहा है। और यही वजह है कि बार बार पूछ रही है कि आखिर कौन है वो 14 चेहरे। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को फंसा दिया है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। एक स्टेप के बाद उन्हें तुरंत फैसला लेना पड़ता है, फैसला लेकर समझना पड़ता है कि आखिर वो कैसे इसमें फंसने से बचें। चलिए आपको बताते हैं क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि फंसा दिया है। देखिए समझिए, बीजेपी ने जहां व्हिप जारी किया तो तुरंत कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ चेहरे नहीं पहुंचे। ये सबसे बड़ी बात है। व्हिप जारी होने के बावजूद, व्हिप तभी जारी होता है मतलब कि आपको पहुंचना ही पहुंचना है। आप जिस भी पार्टी के हैं, व्हिप जारी हुआ है इसका मतलब आपको प्रेजेंट रहना है, ये पार्टी की तरफ से निर्देश होता है। लेकिन उसके बावजूद नहीं पहुंचे। बीजेपी के सांसद शामिल हुए, लेकिन कौन नहीं पहुंचा? व्हिप जारी होने के बावजूद राहुल गांधी नहीं पहुंचे, अपनी पार्टी का समर्थन करने भी वो नहीं पहुंच पाए। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। राम मंदिर पर जहां धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, प्रधानमंत्री और भी तमाम चेहरों ने धन्यवाद प्रस्ताव में बड़ी बातें कही, जिस तरह से निर्माण हुआ है उसको लेकर कहा, लेकिन विपक्ष ने फिर से दूरी बनाई। राम से राहुल पहले ही दूरी बनाते रहे और अब तो व्हिप जारी होने के बाद भी वो नहीं पहुंचे, जो बताता है कि वो इस पर बिल्कुल भी बचना चाहते हैं, नेग्लिजेंट है। सनातनियों का सपना पूरा हुआ, बीजेपी ने बात सदन के अंदर दोहराई, लेकिन टीएमसी के सांसदों ने भी बहिष्कार किया, उससे दूरी बना ली, उस पर बोलने से कुछ भी बचते रहे। ऐसा लग रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि विपक्ष फंस गया। नफरत भरी दुनिया में राम जरूरी, राम जी का नाम जरूरी है ये कहा जाता है, लेकिन डीएमके सांसदों ने भी राम जी से दूरी बनाई। तो ये इंडी गठबंधन का पूरा फॉर्मूला ही लगा। हालांकि अब बहुत से नेता तो छिटक गए हैं इंडी गठबंधन से, लेकिन फिर भी जो बचे खुचे हैं, या ये कहें कि अभी भी जो उस नाम के नीचे आते हैं, वो सभी दूरी बना रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलें तो क्या करें। अगर विरोध करेंगे तो दिक्कत, समर्थन करेंगे तो दिक्कत। तो इस दिक्कत से बचने का तरीका ये निकाला कि दूरी बना ली। चलिए अब आपको जरा बता देते हैं, ये तो हमने राजनेताओं की बात आपको बता दी, लेकिन क्या कहना था उन लोगों का जो जिनको हमने ये जानकारी दी, उनसे पूछने की कोशिश की कि संसद के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, उस पर आम लोग क्या सोचते हैं, आम लोगों का मन क्या कहता है। हमने मन टटोलने की उनकी भी कोशिश की, जरा सुनिए उनके रिएक्शंस। जो मोदी कहता है वो करके दिखाता है, वो करके दिखाएगा। जो आगे करेगा वो इससे ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है। ये लड़ाई चल रही है 200-300 सालों से, तो हम वोट बैंक के लिए कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य होना, भारत का उदय होना, प्रभु श्री राम जी सनातन के नहीं सभी के राम हैं।
ये तो हजारों साल से हम तरसते रह गए कि हमारे को यहाँ देखने को मिलेगा कि कब हम जाके दर्शन कर पाएंगे। मोदी जी और योगी जी की वजह से संभव हो पाया है। तो आखिर राम मंदिर को लेकर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया उसकी वजह क्या थी? क्या पूरी तरह से अपनी जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार उन्हें दिखाना चाहती है और बिल्कुल भी विपक्ष को बख्शने के मूड में नहीं, उन्हें फंसाना भी चाहती है? क्योंकि विपक्ष यहां गिरता दिखा, फंसता दिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बजट सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सिक्सर जड़ दिया है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते और समझाते हैं। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को जय संघर्ष चला तब जय श्री राम चला और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। मोदी जी ने वो काम किया है जो राम ने किया था। अध्यक्ष महोदय, संसद सत्र के आखिरी दिन राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, जिसके जरिए बीजेपी ने मोदी 3.0 के रोड मैप को और पुख्ता कर दिया। आस्था का केंद्र बन चुकी अयोध्या, जहां बीजेपी को सियासी माइलेज दे रही है, वहीं राम से दूरी विपक्ष को भारी पड़ रही है। देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है। देश की जनता ने मन बनाया है, तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। जहाँ जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। चुनाव से कुछ महीने पहले संसद में राम मंदिर प्रस्ताव लाना बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, जिसमें विपक्ष बुरी तरह से फंस गया। प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाकर विपक्ष पहले ही गलती कर चुका है और अब राम का विरोध करना चुनावों में भारी पड़ सकता है। वहीं पीएम मोदी ने सदन में राम मंदिर के जरिए जन मन तक सरकार के काम की अमिट छाप छोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। पूरा देश राममय है, ऐसे में जो लोग राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे हैं उनके लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किसी सपने के साकार होने जैसा है। यही वजह है कि जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राम मंदिर बनने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, वहीं विपक्ष पर जमकर शब्दबाण चलाए। शिवसेना शिंदे गुट के नेता श्रीकांत शिंदे के तेवर भी विपक्ष पर आक्रामक दिखे। मोदी जी ने वो काम किया है जो राम ने किया था। अध्यक्ष महोदय, गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों की चिंता की है। ओबीसी कमीशन की मांग कब से चल रही थी, ये किसने दिया? 56 इंच के सीने ने दिया। 4 सेवकों पर जिन्होंने गोली चलाई, एएसआई के माध्यम से फर्जी रिपोर्ट बनाने का काम जो है इन लोगों ने किया। उसी के साथ में जो है कोर्ट में इतना बड़ा झूठ कि प्रभु श्री राम और राम सेतु दोनों भी काल्पनिक है, ये बताने का काम भी जो है इन लोगों ने, मतलब धर्म का ठेका जो है इन लोगों ने लेके रखा था। राम मंदिर के मुद्दे पर जहां विपक्ष निशब्द है, वहीं मोदी की गारंटी विपक्ष की हर सियासी चाल पर भारी पड़ रही है। आज लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कम शब्दों में अपनी सरकार के 5 सालों का काम जनता के सामने रखा। साथ ही रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी अपने 10 सालों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने को तैयार है।
मोदी सरकार में जहां दुनिया ने G20 समिट में भारत का दम देखा, वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय दिलाने का काम भी किया। G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली, भारत को बहुत सम्मान मिला। भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है। इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा के संविधान के पूर्ण रूप को उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। विकास की गारंटी पर जहां जनता ने भरोसा जताया है, वहीं राम मंदिर पर संकल्प से सिद्धि तक के सफर को बीजेपी बड़ी उपलब्धि में बदल चुकी है। लोकसभा चुनावों में जाने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर तैयार है, जबकि विपक्ष में अभी भी टकराव और बिखराव के हालात हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी के 400 वाले प्लान का तोड़ विपक्ष कैसे निकालता है।